नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 5 बड़ी खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट दे दें। मणिपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम बीरेंद्र सिंह की टीम पर हमला हुआ है। सीएम के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादी हमला देखने को मिला है। उग्रवादी हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल होना बताए गए हैं। मणिपुर के जिरीबाम में उग्रवादियों का हमला हुआ है और मुख्यमंत्री के काफिले पर यह हमले की खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट आपको मणिपुर से दे रहे हैं, जहां लगातार मणिपुर में इस तरह के मामले सुर्खियों में बने हुए हैं। 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब तमाम तरीके से यहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में संघर्ष का यह पूरा मामला, जहां मुख्यमंत्री के काफिले पर भी उग्रवादियों ने हमला कर दिया है। स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम बीरेंद्र सिंह की गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ है। साथ ही लगातार मणिपुर में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली और इस बीच जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तमाम तैयारियों में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया है। उग्रवादियों ने सीएम के काफिले पर हमला किया है। जिरीबाम में उग्रवादियों का यह हमला देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां सीएम के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादी हमला हुआ है। उग्रवादी हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल होना बताए गए हैं। बता दें कि जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात 2 जवान बताए जा रहे हैं, जो कि उग्रवादियों के हमले में घायल हुए हैं। और मणिपुर में हालात अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और चलिए अब आपको रुख करते हैं 5 बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली खबर आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी का हमला देखने को मिला है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से रहेगी, जहां आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और तीसरी बड़ी खबर आपको सीएम योगी से जुड़ी बताएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में शाह और गडकरी से मुलाकात की है। चौथी बड़ी खबर बिहार से है, जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से आए हैं। बिहार से 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 5वीं और आखिरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से दिखाएंगे, जहां एनसीपी के अजित पवार गुट ने नई एनडीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहली खबर, जहां पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और 33 अन्य घायल बताए गए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को हमले की जांच का काम सौंपा गया है। यह घटना तब हुई जब बस शिवखोरी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा की ओर जा रही थी और पास के जंगल में छिपे आतंकवादियों ने वाहन पर घात लगाकर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। बस के ड्राइवर को एक गोली लगी और उसने संतुलन खो दिया, जिससे वाहन खाई में जा घुसा और बस खाई में गिरी। भारत ने 2023 में द रेसिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। इसकी स्थापना 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद की गई थी और ये दर्जनों आतंकी हमलों में शामिल रहा है। सूत्रों ने बताया कि रियासी बस हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल थे। आतंकवादी उसी समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने पिछले महीने राजौरी और पुंछ में अन्य हमलों को अंजाम दिया था। आतंकवादी घनी वनस्पतियों में छिपे हुए थे और रविवार को घात लगाकर बस पर हमला कर दिया। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब फिलहाल सभी की क्या स्थिति है और तमाम इसके जो तार हैं वो जुड़ते नजर पाकिस्तान से आए हैं, जिम्मेदारी भी ले ली गई है, क्या कुछ इसमें अपडेट है अभी तक? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि इतवार के रोज पाकिस्तान की हिमायत से मज़ाहमती महाज की ज़ियारत की हिमायत की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जिला रियासी यात्री पर जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमला किया है। मैं आपको बता दूं कि आज की भीड़ है कि जिसमें 9 अफराद और 33 दीगर जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दों की तलाश
के लिए एक जमा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस इलाके में सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम की गए हैं। वज़ीर दाखिला के ज़राए ने बताया कि कौमी तहकीकात एजेंसी NIA को इस हवाले से तहकीकात का काम सौंपा गया है। करीबी जंगल छुपे हुए दहशतगर्द पर फायरिंग की जिसके ड्राइवर की को गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खसूसी हैसियत के तहत 2019 में कायम किए गए था दहशतगर्दी के दर्जनों हमलों में शामिल रहा था। दहशतगर्द उसी गिरोह में हिस्सा है जिन्होंने दहशतगर्द इसी माह राजौरी और पूंछ में दूसरे हमले किए गए थे। दहशतगर्द को घने जंगल में छुपे हुए थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इतवार के रोज गांठ लगाकर इस बस पर हमला किया गया था। जी बिल्कुल, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। जो भी अपडेट आगे होगी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोर्ट ने राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है और अब 10 अगस्त तक का समय दे दिया गया है। इससे पहले भी कोर्ट ने दफ्तर खाली करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर कुछ और दिन की मोहलत मांगी थी। आज जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की एक विशेष कोर्ट ने आप द्वारा दायर किया गया एक आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने ये कहते हुए पार्टी को मोहलत दी है कि आखिरी मोहलत है। कोर्ट ने कहा कि ये जमीन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट को दी जा चुकी है और इसे खाली करने में हो रही देरी से काम रुका पड़ा है और काफी नुकसान हो रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान लाइव जुड़ गई है। तनु, आम आदमी पार्टी को कोर्ट से राहत मिली है, दफ्तर को जो लेकर राहत दी है और मोहलत दी गई है, 10 अगस्त तक दफ्तर खाली ना करने की मोहलत मिली है। क्या कुछ ये पूरा मामला है जो लगातार सुर्खियों में रहा है और कोर्ट ने क्या कुछ फिलहाल अभी कहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो राउज एवेन्यू में स्थित है, लेकिन अब 15 जून वो तारीख नजदीक आ गई थी जब आम आदमी पार्टी को ये दफ्तर खाली करना था। लेकिन अवकाशकालीन की जो बेंच है, जस्टिस विक्रम और जस्टिस संदीप की जो बेंच है, उन्होंने इस मामले पर सुनवाई की है और अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनकी तरफ से ये दलील दी गई और ये समझाया गया उन दलीलों में कि हम लोग जो है वो चुनाव में व्यस्त थे। आम आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में व्यस्त थी, जिसकी वजह से हम ये दफ्तर जो है वो खाली अभी नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली और अब जो दफ्तर जो खाली करना होगा वो 10 अगस्त तक खाली करना होगा या फिर उससे पहले भी आम आदमी पार्टी ये दफ्तर खाली कर सकती है। वहीं जब पहले इस पर सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई थी और ये बात कही थी कि बड़ी हैरानी की बात है कि जो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट के लिए है, उस जमीन पर आम आदमी पार्टी का जो है वो दफ्तर है। और इस बार कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में ये बात भी कही है कि ये आखिरी मौका आपको दिया जाता है। हम अभिषेक मनु सिंघवी की दलील जो है उस पर हमने विचार विमर्श किया, लेकिन अब ये आखिरी मौका है जब ये आखिरी वक्त दिया जा रहा है और ये टाइम जो है वो 10 अगस्त तक हमने बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बाद कोई भी टाइम लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी और इसको जो है दफ्तर को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अब आखिरी मोहलत इससे कहा गया है, कोर्ट ने कहा कि आखिरी मोहलत दी जा रही है, इसके बाद और मोहलत नहीं दी जा सकेगी, तो आगे आम आदमी पार्टी क्या कब तक इस पूरी जगह को खाली करेगी? और दूसरी चीज है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा था, क्योंकि लगातार अगर इस जगह पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है तो क्या पहले आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी या फिर पहले से ही आम आदमी पार्टी चुनाव का हवाला देते हुए इतनी इंतजार करना पड़ा है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार तो ये हवाला दिया कि चुनाव में व्यस्तता है, लेकिन पहले भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो ये बात कह रहे थे, जो आम आदमी पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि अभी हमें टाइम चाहिए, हम इतनी जल्दी जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। तो लगातार जो है वो पहले हवाला दिया गया कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है, अभी हमें टाइम चाहिए। उसके बाद फिर चुनावों का हवाला दिया गया और जिस पर DY चंद्रचूड़ ने भी कड़ी आपत्ति जो है वो जताई थी। 2016 से ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद ही जैसे ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो नहीं दिख रही थी कि वो दफ्तर जो है वो खाली कर देगी, क्योंकि लगातार जो है वो कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी। तो अब जब है अंत हो गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि ये आखिरी आपको मोहलत दी जा रही है, उसके बाद मोहलत नहीं दी जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार जो है, जिस समय मेरी भी उपस्थिति वहां पर होती है, लगातार आम आदमी पार्टी का ये कहना होता है कि हम लोगों ने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं
किया है, हमें समय चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी जेल में है। तो ऐसे में लगातार जब से वो जेल में गए तो आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि जब वो बाहर आएंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अब उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि केजरीवाल बाहर आए और इस मामले पर उनसे डिस्कशन भी हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो माइंड मेकअप कर चुकी है और जल्द से जल्द ये दफ्तर जो है वो खाली कर देगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पर विस्तार होना है। निश्चित तौर पर 10 अगस्त तक का ये समय है और इतना समय तकरीबन 2 महीने का ये समय है। इसमें आम आदमी पार्टी ने जो अगर माइंड मेकअप किया है तो आसानी से वो अपना दफ्तर खाली कर सकती है। फिर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने की। तनु रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो चला है। समारोह में भाग लेने सीएम योगी भी दिल्ली पहुंचे थे। रविवार रात को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी ने सोमवार को सुबह सीनियर नेताओं से मुलाकात की। दरअसल डबल इंजन सरकार के तौर पर केंद्र और यूपी सरकार को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत इन मुलाकातों को देखा जा रहा है। यूपी में भले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाले सीएम योगी ने एक बार फिर मुद्दों पर फोकस किया है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार हो रहा है, एनकाउंटर्स की संख्या बढ़ रही है। वहीं विकास योजनाओं के जरिए वे लोगों के बेहतर जीवन स्तर की योजना पर काम करते दिख रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। नई सरकार का गठन हो चुका है, सभी सांसदों ने शपथ मंत्री पद की ले ली है और अब सीएम योगी भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी एक्शन मोड में सीएम नजर आए हैं। क्या कुछ उनकी तैयारी और किस तरीके से मुलाकात रही? देखिए, 2024 के चुनाव की रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। वो दिल्ली दौरे पर थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो डिनर पार्टी रखी थी उसमें वो शामिल भी हुए थे और लगातार दिल्ली में वो नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल हुए थे। लेकिन दिल्ली में राजनीति जो पारा है वो इस समय काफी हाई है। उनकी समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हालांकि वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, लखनऊ कुछ देर में पहुंच जाएंगे। उन्होंने सुबह जो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा इन सबों से मुलाकात की, क्योंकि ये चुनावों के रुझान के बाद, सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि यूपी में देखिए उनको काफी तगड़ा झटका लगा है, सीटें कम आई है, खराब प्रदर्शन रहा है। तो आज उन्होंने सुबह ही सीनियर नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के तौर पर केंद्र और यूपी सरकार को आगे बढ़ाने की रणनीति पर खास चर्चा हुई है। इसी को लेकर मुलाकात भी हुई है, क्योंकि यूपी में देखिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है, क्योंकि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर लगातार वो दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो एक बार फिर से इन्हीं मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ फोकस कर रहे हैं, चाहे वो अपराधी से संबंधित मुद्दे हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हो। एनकाउंटर्स की संख्या भी उन्होंने बढ़ा दी है और जो प्रदेश में विकास कार्यों की योजना है उनको बेहतर तरीके से आम जन तक पहुंचाने के लिए इस पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी अभी खबर निकल के आ रही है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में लखनऊ पहुंचेंगे तो काफी जो जिले काफी लोगों पर गाजरी गिरने वाली IAS 2 दर्जन से अधिक जिले ऐसे बताए जा रहे हैं कि जहां डीएम और एसपी पर गाज गिर सकती है, अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, फेरबदल हो सकता है। क्योंकि 2024 का रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए ये काफी मतलब एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इतना बड़ा झटका लगना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक उनको विश्वास था, एक 400 पार का था तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें लाने का दावा था। लेकिन जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ी और उसने बढ़िया काम भी किया, ऐसा नहीं, अब राम मंदिर जैसे मुद्दे थे, तमाम मुद्दे थे, उन्होंने बढ़िया बेहतरीन काम किया। लेकिन वही अगर अखिलेश की बात करें तो इतना उसका भी एक सुपर हिट फिल्म दी है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है। तो उसको अगर यही परफॉर्मेंस अखिलेश यादव के लिए, तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव इनको टक्कर देंगे। अगर इन्होंने अभी से इस पर काम नहीं किया, अभी से मंथन नहीं किया और अगर जहाँ जहाँ खामियां रही उनको दूर नहीं किया, तो इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 2027 में। तो इसको देखते हुए लगातार योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संग बैठक कर रहे हैं। यही मंत्रियों के साथ भी उन्होंने 2 दिन पहले बैठक करी, 1 घंटा करी बैठक चली, सभी अधिकारियों को बुलाया, प्रमुख सचिवों को बुलाया, सचिवों को बुलाया,
मंत्रियों को बुलाया, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए, तत्काल प्रभाव से बहाली और पोस्टिंग करने का निर्देश दिए गए हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जैसा कि आपने जिक्र किया कि विपक्ष भी, अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि 2027 की तैयारी में जुटना है। और ऐसे में जिस तरीके से कल का पूरा शपथ ग्रहण समारोह रहा, सीएम योगी दिल्ली पहुंचे, तो क्या केंद्र में भी तमाम या पीएम मोदी से मुलाकात हुई या फिर तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई? निश्चित तौर पर कहा गया होगा कि अब 27 भी नजदीक है और अब दोहरी क्षमताओं से उत्साह के साथ काम करना है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं इतना काम करने के बाद भी, कानून व्यवस्था बेहतर करने के बाद भी अगर परिणाम पक्ष में नहीं है तो निश्चित तौर पर ये दिल्ली में भी चर्चा हुई होगी और कहा गया होगा कि और भी क्षमता से आगे काम करना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए हैं और फिलहाल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी उन्होंने करी है। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से हैं। बिहार से 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में पिछली बार 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीतने वाला एनडीए गठबंधन इस बार 30 सीटें ही जीत सका है, लेकिन इसके बाद भी मंत्रियों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार बिहार से एनडीए सरकार में 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया था। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू ने 12-12, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के 1 सीट पर जीत हासिल की। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआई एमएल ने 2 और सीटों पर जीत हासिल की है। कभी 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं के संन्यास की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी को जीतन राम मांझी को मंत्री बनाना पड़ा है। मांझी 79 साल के हैं, मोदी से 6 साल बड़े हैं। वे चुनाव से पहले एनडीए में आए और अपनी पार्टी हम के इकलौते सांसद चुने जाने के बाद मंत्री बन गए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, तमाम चर्चाओं और कयासों का बाजार भी अब थमा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार को लेकर चर्चाएं थी, कितने मंत्री यहां से मिलेंगे, किस दल को कितने मंत्री दिए जाएंगे, कुल मिलाकर 8 मंत्री इस बार बिहार से जा रहे हैं, जबकि प्रदर्शन जो एनडीए का इस बार का रहा वो पिछली बार की तुलना में कम बेहतर दिखाई दिया है। तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ का फॉर्मूला जो रहा और कौन कौन से जो मंत्रियों की फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है? और जीतन राम मांझी का जिक्र भी किया जा रहा है कि उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी फुल मेजोरिटी में अभी सेंट्रल में नहीं है, सबसे ये महत्वपूर्ण बात है। और यही कारण है कि आज बिहार में कम सीटें लाने के बावजूद भी सीटों की संख्या, मंत्री की संख्या को बढ़ाई गई है ताकि बैलेंस बना रहे। वहीं दूसरी ओर 25 में विधानसभा चुनाव होना है, तो तीन तमाम परिस्थितियों को, ये नहीं कि ठीक है तो मेरी सरकार में कम है सीटें, इसके बावजूद भी ये हो रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 25 का ये टारगेट है। और 25 के टारगेट के साथ साथ ये भी है कि जो ये इस बार फील्डिंग कमी हुई है, जो खामियां हुई है, उसको पूरा करने का लिए एक टिप्स भी दिया गया था और उसी का ये परिणाम है कि अधिक से आज बिहार में असंख्य मंत्रियों की संख्या 8 हो गई, जबकि पूर्व में 5 थी। यही कारण है कि चूंकि 25 में चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात है कि हर घटक दल, जो भी एनडीए में हर कई 3 घटक दल हैं, सभी को समानता के आधार पर सबको सीटें दी गई है ताकि उनकी ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आ सके। ये सबसे बड़ी बात है और यही कारण है कि तो हम जैसे पार्टी सिंगल सीट जीतन राम मांझी को मंत्री पद दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जीतन राम मांझी उम्र से भी बहुत काफी है, ओल्ड है, बावजूद भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो कहीं न कहीं ये एक तीर से 2 निशाने की बात हुई है और टीका जा रही है, क्योंकि 25 की बात भी माने और कहीं निश्चित तौर पर एक तीर से 2 निशाने की बात करें, ये कहें कि तमाम समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मोदी 3.0 मंत्रिमंडल को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और बिहार में भी तमाम समीकरण को साधने के साथ ही 8 मंत्री यहां से शामिल किए गए हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां एनसीपी के अजित पवार गुट ने प्रधानमंत्री मोदी वाली नई एनडीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के पद का ऑफर
ऑफर ठुकरा दिया है। खुद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो यूपीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में अपना डिमोशन स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी पार्टी ने भी उनका साथ दिया और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का बीजेपी के प्रस्ताव को नकार दिया है। अजित पवार ने कहा, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ हमारी बैठक के दौरान हमने लोकसभा चुनावों में हार के कारणों पर चर्चा की और फिर मैंने प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट में जगह देने का विषय उठाया। हमें बाद में बीजेपी से संदेश मिला कि वे स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री दे रहे हैं। चूंकि पटेल पहले कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट ने नई एनडीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने की पेशकश को खारिज कर दिया है। अजित पवार की पार्टी ने पटेल के यूपीए सरकार में कैबिनेट पद पर होने का हवाला दिया। इस पर बीजेपी ने मंत्री पद का फॉर्मूला बता दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, इंडिया एनडीए गठबंधन को लेकर लगातार तेज है और महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से जिक्र होता आया है, अब अजीत कुमार ने प्रफुल्ल पटेल का जो उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, जो ऑफर दिया गया था, उसको ठुकरा दिया है। क्या कुछ अजीत पवार का मानना है और क्या यहां से माना जाए कि तमाम जो आगे जो खिचड़ी बनी थी और फिर तमाम तरीके से अटकलें के बाजार तेज हो गए हैं कि आगे भी किसी तरह की सहमति असहमति का दौर शुरू हो सकता है? ये भी मैं बता दूं, पहली चिंगारी एनडीए में लग चुकी, वो एनसीपी को लेकर लग चुकी, जिस तरह से एनसीपी के अजित पवार ने जिस तरह से राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया, प्रफुल्ल पटेल को बनाया जाता स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री, उसको ठुकरा दिया। उनका कहना है कि यूपी में कैबिनेट मंत्री था तो मुझे कैबिनेट के हिस्सा का एक मंत्री चाहिए था, कि जिस तरह से श्री सेना को कैबिनेट के एक मंत्री दिया गया तो उनका ओहदा भी उसी के नाम, जिस तरह से अजित पवार महाराष्ट्र की मराठी राजनीति किया करते हैं, उस ओहदे के हिसाब से उनको कैबिनेट मंत्री का ही पद मिलना चाहिए था प्रफुल्ल पटेल को। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से राज्य मंत्री का सदस्य का ऑफर रखा, उसको पूरी तरह से ठुकरा दिया गया। प्रफुल्ल पटेल का कहना था, हमारा कद इतना बड़ा है बॉम्बे महाराष्ट्र में कि हम कैबिनेट से नीचे समझौता नहीं कर सकते। और यही बात कह रहा था कि देखिए एनडीए की पहली चिंगारी लग चुकी। एनडीए घटक दल में पहले जो एनसीपी के जो लोग थे उनमें पहला बिल्कुल राहुल, लेकिन ये चिंगारी कब आग में तब्दील हो जाए ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आग में तब्दीली चिंगारी होती है, यानी किसी तरह का असहमति का दौर शुरू होता है या फिर अटकलें तेज होती हैं, तो नुकसान क्या बीजेपी एनडीए को हो सकता है? क्योंकि एक ही सांसद यहाँ पर अजीत पवार के शिवसेना के पास है, एनसीपी के पास है, तो जिस तरीके से लेकिन विधानसभा चुनाव को देखकर भी किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, तो इसको लेकर क्या चर्चा देख रहे हैं? जी ऋषभ, देखिए विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद है, उसके बाद बीएमसी चुनाव है। उसको देखते हो कहीं न कहीं अजीत पवार की पार्टी विधानसभा में काफी मजबूत है, लेकिन लोकसभा की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको राज्य स्वतंत्र मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, जिसको ठुकरा दिया। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अगर एनसीपी के साथ अगर नहीं लड़ते तो बीजेपी के और बड़ा टेंट लग सकता है। और जहां तक बात करें तो इधर जो शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है और कांग्रेस है, वो काफी मजबूती से महाराष्ट्र से उभरी है। आप देख सकते हैं पूरे महाआघाड़ी सरकार 30 सीट लेके आई है। उसको देखते हैं कहीं न कहीं अजित पवार की नाराजगी बहुत बड़ा डेंट लग सकता है बीजेपी को। और बीएमसी इलेक्शन में भी और विधानसभा इलेक्शन में भी। विधानसभा इलेक्शन 3 महीने बाद खड़े हुए दिल्ली से, उसको देखते हुए अगर ये चिंगारी ज्यादा फैली तो कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को घाटा हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अंतर खाने में मंथन चल रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में तो ठीक है, स्थिति ठीक है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव को लेकर अगर किसी तरह की असहमति का दौर दिखता है, और इसी चलते शायद अजित पवार के तेवर भी थोड़े गर्म दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको पता है कितनी उनकी भूमिका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राहुल। तो ये तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है और अजीत की ने जो पद का ठुकराया है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया था, ऑफर किया गया था प्रफुल्ल पटेल के लिए, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि पहले कैबिनेट मंत्री थे, दर्जा बड़ा था, लेकिन इस बार भी दर्जा बड़ा ही मिलता तो उचित होता। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो भी फैसला उनका हुआ है उसको लेकर सियासत भी आगे गर्मा सकती है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।